नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्षद द्विवेदी फ्रेंड्स। तो मैं आपको स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। ये जैसे कि पिछली वीडियो में फ्रेंड्स हमने क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की थी, यहाँ पे मैं आपको बात करूंगा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। तो क्लाइमेट और वेदर के बीच के फर्क को मैं आपको समझा चुका हूँ। उस वीडियो का अगर लिंक देखना है तो लिंक मैंने नीचे दे रखा है फ्रेंड्स, आप उस लिंक को क्लिक करके जाके वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे बात होंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है, दूसरा ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट क्या है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर सबसे शुरू से बात की जाए तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा फिनोमिना है जिसके बेसिस पे आप कह सकते हैं कि पिछले कई सालों में, 50 या 100 सालों में, और स्पेशली लास्ट के 20 सालों में, यानी लास्ट 2 डिकेड्स में, जो हमारा अर्थ है वो गर्म हो रहा है। वो नॉर्मली जितना गर्म होता है उससे ज्यादा गर्म हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ओवर द पास्ट 50 years द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर हैज इंक्रीज्ड एज द फास्टेस्ट रेट इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री। यहाँ पे कुछ एक स्टैट है, स्टैट को मैंने पिछली वीडियो में बताया था, यहाँ पे भी कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। द प्लैनेट्स एवरेज सरफेस टेम्परेचर हैज इंक्रीज्ड बाय अबाउट 1.62 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि है अप्रोक्सीमेटली 0.9 डिग्री सेल्सियस सिंस द लेट 19th सेंचुरी। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस एटमॉस्फेयर में बहुत हुए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ दूसरे ह्यूमन मेड एमिशंस जिसके थ्रू ग्रीन हाउस गैसेज एटमॉस्फेयर में रिलीज की गई हैं। वो ग्रीन हाउस गैसेज आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो, परफ्लोरोकार्बन्स हो, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, नाइट्रस ऑक्साइड्स हो, मीथेन हो, ये जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, इनको मैंने एक सेपरेट वीडियो में समझाया। तो इन ह्यूमन एमिशंस की वजह से, और ह्यूमन एमिशंस में क्या, इन ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से बहुत तेजी से हमारा अर्थ वार्म हुआ है, गर्म हुआ है। और इसके साक्ष्य आपको कहां दिखते हैं कि भाई बहुत सारे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हमको देखने को मिले हैं। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में आप देखेंगे फ्रेंड्स कि अफ्रीका और एशिया में आपको हीट वेव्स देखने को मिली है। गर्मी के समय पे इतनी भयंकर हीट वेव्स चलती, जाने कितने लोग तो हीट वेव्स से मर जाते हैं। फिर वाइल्ड फायर्स और फॉरेस्ट फायर्स। ये जो वाइल्ड फायर्स और फॉरेस्ट फायर्स आपको दिखती है ना फ्रेंड्स, इसका एक मेजर रीजन ग्लोबल वार्मिंग है। रीजन क्या है कि पहले जो टेम्परेचर हुआ करते थे उस पर ये वाइल्ड फॉरेस्ट फायर नहीं होती थी, बट आज की डेट में जो टेम्परेचर हो रहे हैं, जो ह्यूमिडिटी ज्यादा है, जो गर्मी ज्यादा है, उसके चक्कर में जंगलों में आग लग जाती है और वो एकदम भीषण हो जाती है। उसका एक एग्जाम्पल अभी ऑस्ट्रेलियन बुश फायर आपको देखने को मिला था, कितनी जबरदस्त आग लगी थी ऑस्ट्रेलिया में। एक टेम्परेचर, अगर एक वैसे तो देखिए वो आग बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से लगी थी, एक फैक्टर उसमें ग्लोबल वार्मिंग भी है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि देखिए ज्यादातर जो वार्मिंग है वो आखिरी के 35 सालों में हुई है। और आप ये कह सकते हैं कि 1992 से लेके लगभग सारे ईयर्स एक दूसरे से ज्यादा मतलब गर्म ही रहे। जैसे 1992 के बाद 1993 उससे ज्यादा गर्म था, फिर 94 उससे ज्यादा गर्म था, और लेटेस्ट में देखा जाए फ्रेंड्स तो 2016 इज द वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। 2016 में अब तक की सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी है। तो आप समझ रहे हैं ना कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या? दिस इज एवरेज इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर नियर द अर्थ सरफेस। ऑब्वियसली बात है, यहाँ अर्थ सरफेस की सबसे लोअर लेवल की बात कर रहे हैं, खासकर हम ट्रोपोस्फियर की बात कर रहे हैं, क्योंकि ट्रोपोस्फियर में ही हमारे सारे वेदर फिनोमेना है, हम ट्रोपोस्फियर में ही रहते हैं, उससे ऊपर का हमें उतना फर्क पड़ता नहीं है। जो सीधे सीधे हमारी लाइफ पे फर्क डालता है वो ट्रोपोस्फियर। अब आपको जैसा कि मैंने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग होती किस वजह से है, तो मेन जो ये टेम्परेचर बढ़ने के रीजंस हैं वो ह्यूमन रीजंस है। और ह्यूमन रीजंस क्या है कि भैया जो ग्रीन हाउस गैसेस का बेहिसाब एमिशन हुआ है। वैसे तो देखिए ये जो आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इसके लिए बहुत सारे नेचुरल रीजंस भी होते हैं, जैसे कि वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, नेचुरली ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में होती हैं, बट वो रीजंस डोमिनेंट नहीं है। डोमिनेंट रीजन ये है कि भाई ह्यूमन काइंड ने, मैन काइंड ने बेहिसाब ग्रीन हाउस गैसेस को एटमॉस्फेयर में इजेक्ट किया है, जिसकी वजह से आज की डेट में ये प्रॉब्लम हमारे सामने आप कह सकते हैं कि एक पैंडेमिक के रूप में खड़ी हुई है। इसके इफेक्ट्स अभी सीधे सीधे देखने को नहीं मिल रहे हैं, बट जब आएंगे तो बहुत भयंकर और भयानक तरीके से आएंगे। ग्लोबल वार्मिंग होती कब है? जब कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखिए पूरा ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए एक स्लाइड ही दे रखी है मैंने, आप इसको पढ़ के देख सकते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। यहाँ पे अगर आपको समझ में आ जाए वेल एंड गुड, मैं इसको यहाँ नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि मैंने ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली वीडियो में इसको ऑलरेडी समझा दिया है और उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे भी दिया है, तो आप जाके उस ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली वीडियो को देख सकते हैं। हम इस टॉपिक से जुड़े रहते हैं। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स कि इसके इफेक्ट्स क्या क्या है, इसकी इंपैक्ट क्या क्या है। अब होता ये है फ्रेंड्स कि ये जो ओशंस हैं, इन ओशंस ने बहुत हद तक इस इंक्रीज्ड ग्लोबल हीट को एब्जॉर्ब किया। आपको पता है कि भैया हमारी जो लैंड है उसका मेजर हिस्सा
ओशन है। हमारा जो अर्थ पूरा पृथ्वी का जो पूरा सरफेस एरिया उसके मेजर हिस्से में आपका ओशन है। तो जब ओशन मेजर हिस्से में है तो ज्यादा हीट भी वही कंज्यूम करेगा। तो आप कह सकते हैं कि जो टॉप 2300 फीट है ओशन का, या जो टॉप 700 मीटर है ओशन का, उसने 1969 से आज तक लगभग 0.4 डिग्री फ़ारेनहाइट का इंक्रीज दिखाया है। तो आप समझ सकते हैं कि दिस 700 मीटर, और आप समझ सकते हैं ना कि जितने भी ओशन से उसका 700 मीटर ऊंचाई का पानी 0.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़ गया, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ग्लोबल वार्मिंग हुआ है। फिर अगर हम आइस शीट्स की बात करें, और इसका बहुत मेजर इफेक्ट है, जो ग्रीनलैंड की आइस शीट है, जो एंटार्क्टिका की आइस शीट्स है। ग्रीनलैंड आपका आर्कटिक सर्कल का हिस्सा है, एंटार्क्टिका आपका ऑब्वियसली बात है एंटार्क्टिका का हिस्सा है। तो जो ग्रीनलैंड है, इनका मास घटा है। और मास कैसे घटा है कि आप देखेंगे, अगर ग्रीनलैंड की बात करेंगे तो 1993 से लेकर 2016 के बीच में हर साल ग्रीनलैंड ने 286 बिलियन टन ऑफ आइस पिघल गई है। यानी हर साल 1993 टू 2016 286 बिलियन टन ऑफ आइस पिघल गई है ग्रीनलैंड में। और अंटार्कटिका की बात करेंगे तो इसी पीरियड में हर साल अंटार्कटिका से 127 बिलियन टन ऑफ आइस पिघल गई है। और खास बात सोचने वाली यह है फ्रेंड्स कि अंटार्कटिका हमारे लैंड एरिया से बहुत दूर है। ज्यादातर जो एमिशंस हो रहे हैं वो फ्रेंड्स डेवलप्ड कंट्रीज में हो रहे हैं। डेवलप्ड कंट्रीज कौन कौन सी हैं? यूरोप है, बहुत सारी चाइना है, इंडिया है, नॉर्थ अमेरिका है, कनाडा है, यूरोप है, और ये सारी कंट्रीज तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और भैया अंटार्कटिका तो साउदर्न हेमिस्फीयर की भी साउथ में है। तब भी ग्रीन हाउस का इफेक्ट इतना जबरदस्त है कि 127 बिलियन टन ऑफ आइस हर साल पिघलती है अंटार्कटिका में। और जब ये आइस पिघलेगी तो ऑब्वियसली बात है वो आइस में कन्वर्ट होगी, सॉरी वाटर में कन्वर्ट होगी, और ये वाटर ओशंस को बढ़ेगा। और जब ये वाटर ओशंस को बढ़ेगा तो वाटर का लेवल बढ़ेगा। जब वाटर का लेवल बढ़ेगा तो कोस्टल एरियाज डूबने लगेंगे। और 127 बिलियन ईयर्स ऑफ आइस का ये जो रेट है, ये आखिरी डिकेड में लगभग ट्रिपल हो चुका है, लगभग ट्रिपल। यानी कि 2010 से लेकर जो 2020 वाला डिकेड है, इसमें आप कह सकते हैं कि अंटार्कटिका का आइस मास लॉस है, जो पिघलने का रेट है, वो बहुत तेज हो चुका है। इस 127 बिलियन टन से 3 गुना हो चुका है। फिर दुनिया भर के ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, दुनिया भर के ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, चाहे आल्प्स हो, चाहे हिमालयास हो, चाहे एंडीज हो, चाहे रॉकीज हो, अलास्का हो, अफ्रीका हो। ठीक है, आपको हिमालय आपको पता है कहां है, एंडीज आपके साउथ अमेरिका में, रॉकीज और अलास्का आपके यूएसए में, एल्प्स आप बताइए कहां पे। ठीक, तो यहां पे एल्प्स में बताया था यूरोप में। तो देखिए ये सारे ग्लेशियर्स हैं, इनमें बहुत सारे जो ग्लेशियर्स है हाइट पे, वो ग्लोबल वार्मिंग के चलते पिघल रहे हैं। अब पिघल रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है पानी ज्यादा रिलीज करेंगे, पानी ज्यादा रिलीज करेंगे तो ओशंस का लेवल बढ़ेगा। और ये किस तरीके से दिखाई कि भैया लास्ट सेंचुरी में ग्लोबल सी लेवल 8 इंच से बढ़ा है। और जो रेट है ग्लोबल सी लेवल के बढ़ने का आखिरी 2 डिकेड्स में, यानी कि आखिरी 20 सालों में, दैट इज नियरली डबल ऑफ दैट ऑफ द लास्ट सेंचुरी। और हर साल बहुत तेजी से एक्सेलरेट भी कर रहा है। यानी कि जो मालदीव्स जैसी कंट्रीज हैं, जो कोस्टल कंट्रीज हैं, वो इमिनेंट डेंजर में हैं। यानी कि लास्ट सेंचुरी 1901 से लेके 2000 तक 8 इंचेस बढ़ा है ग्लोबल सी लेवल। और 2000 से लेके अब तक जो बढ़ने का रेट है, वो इस 8 इंचेस जो बढ़ा था उसके रेट से ऑलरेडी दुगना है, और उससे भी तेज और बढ़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ग्लोबल जो वार्मिंग है वो कितनी ज्यादा डोमिनेंट हो रही है। फिर रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर इवेंट्स बहुत बढ़ गए हैं। यूएस जैसी कंट्रीज जो कि ट्रॉपिकल से ऊपर टेम्परेट रीजन्स में आती हैं, वहां पे ऑब्वियसली बात है फ्रेंड्स, आप देखोगे कि ठंडी के टाइम पे ठंडी बहुत ज्यादा हो जाती है। और वैसे तो यूएस बहुत बड़ा है, तो उसका जो नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स हैं वहां पे ठंडी के टाइम पे ठंडी बहुत ज्यादा हो जाती है, फ्रीजिंग टेम्परेचर्स हो जाते हैं। और गर्मी मॉडरेट रहती है, उतनी गर्म नहीं रहती। ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल कंट्रीज जितनी गर्म नहीं रहती है। लेकिन अब जो ग्लोबल वार्मिंग के चलते हाई टेम्परेचर इवेंट्स यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा जैसी कंट्रीज में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और जो लो टेम्परेचर इवेंट्स हुआ करते थे वो घटने लगे हैं, क्योंकि भाई टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं 1950 से। और बहुत अलग तरीके के इंटेंस रेनफॉल इवेंट सामने आ रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट है वो रेनफॉल पैटर्न पे भी बढ़ रहा है पूरी दुनिया में। यानी इवन रेनफॉल पैटर्न्स आर बीइंग अफेक्टेड बाय दिस पैंडेमिक ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। उसके साथ साथ आप ये कह सकते हो कि जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई है, तब से बहुत सारा पॉल्यूशन हो रहा है। उस पॉल्यूशन के चलते बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरी गैसेस आपकी एटमॉस्फेयर में रिलीज करी जा रही है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड।
अभी नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपकी एसिड रेन करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, आप जानते हैं कि जो ओशन का पानी होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है, अपने में एज्यूम करता है, कंज्यूम करता है। तो जो सरफेस ओशन वाटर की जो एसिडिटी है वो लगभग 30% से बढ़ चुकी है, क्योंकि जो ह्यूमंस हैं वो एटमॉस्फेयर में कार्बन ऑक्साइड्स को ज्यादा एमिट कर रहे हैं और यही कार्बन ऑक्साइड्स ओशंस कंज्यूम भी कर रही हैं। फिर एसिड रेन जब ओशंस में गिरती है तो उसके थ्रू भी एसिड पहुंच जाता है ओशंस में, जिसके चलते एसिडिफिकेशन ओशन का बहुत तेजी से हो रहा है। और इसका एक स्टैट आप ये समझ सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व्ड बाय द अपर लेयर ऑफ द ओशंस इज इंक्रीजिंग बाय अबाउट 2 बिलियन टन्स पर ईयर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट है जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं और अपने मेंस के पेपर में कहीं पे भी कोट कर सकते हैं। फिर अगर बात करें और कुछ, तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारी डिजीजेस फैल रही, जो मलेरिया का आउटब्रेक होता है दैट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू ग्लोबल वार्मिंग। अगर गर्मी बढ़ेगी तो मलेरिया और उसकी जैसी और बीमारियां भी तेजी से फैलेंगी, खासकर कहां पे, एशिया, साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज में, अफ्रीका की कंट्रीज में, जहां पे जो हेल्थ सेक्टर है वो इतना डोमिनेंट नहीं है। जो यूएस कनाडा जैसी कंट्रीज है या चाइना के नॉर्दर्न हिस्से है, वहां पे तो जो टेम्परेचर है वो मलेरिया के आउटब्रेक को फिर भी एक बार को रोक लेगा। लेकिन अफ्रीका, एशिया जो ऑलरेडी बहुत गर्म है, वहां पे और ग्लोबल वार्मिंग के चलते बीमारियां फैल सकती हैं। फिर जब ओशंस गर्म होते हैं ना, तो ओशन का टेम्परेचर अगर एक लिमिट से ज्यादा बढ़ गया, तो मैंने बताया था फ्रेंड्स, इसका एक नेगेटिव इफेक्ट आता है प्लैंक्टॉन्स पे। और प्लैंक्टॉन्स वो टाइनी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, खासकर फाइटोप्लैंक्टन, जिनको खा के पूरा ओशन का बायोडाइवर्सिटी सर्वाइव करता है। यानी कि ओशन की जो फूड चेन है वो शुरुआत प्लैंक्टॉन से होती है। फाइटोप्लैंक्टन को जू प्लैंक्टन खाएंगे, जू प्लैंक्टन को दूसरे जानवर खाएंगे। अब अगर ओशन का टेम्परेचर एक लिमिट से ज्यादा बढ़ेगा तो वो प्लैंक्टॉन्स की आबादी पे फर्क डालेगा, प्लैंक्टॉन्स की आबादी निगेटिवली इफेक्ट होगी। और अगर प्लैंक्टॉन्स की आबादी निगेटिवली इफेक्ट हो गई तो ट्रॉफिक लेवल पे जितना ऊपर आप जाते जाएंगे उतना ही नुकसान होता जाएगा। इसलिए ओशंस का टेम्परेचर बढ़ना इज अ वेरी डेंजरस साइन। फिर आपको कोरल रीफ्स के बारे में पता होगा फ्रेंड्स। कोरल रीफ्स की एक खास बात होती है कि दे नीड एन ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर टू सर्वाइव। अब जब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर का बैलेंस तो बिगड़ेगा ही ना। ओशंस वार्म हो रहे हैं, ओशंस गर्म हो रहे हैं, एक लिमिट से ज्यादा गर्मी ये कोरल रीफ्स बर्दाश्त नहीं कर सकते, समझ गए आप। तो एक लिमिट से ज्यादा ये गर्म होंगे तो ट्रॉपिकल वाटर्स में जो कोरल रीफ्स हैं वो भी बर्बाद हो जाएंगे, समझ गए आप। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई हैं। फिर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है कि देखिए एग्रीकल्चर पे इफेक्ट आएगा फ्रेंड्स। एग्रीकल्चर पे इफेक्ट क्या आएगा कि जो अब तक क्रॉप्स ग्रो की जा रही हैं उनको एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ वाटर, टेम्परेचर की जरूरत होती है, वाटर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। अब चूंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपको टेम्परेचर रेजिस्टेंस क्रॉप को डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल जो क्रॉप्स है वो फ्लोरिश कर ही नहीं पाएंगे। यू नीड टेम्परेचर रेजिस्टेंस क्रॉप टू सर्वाइव। तो फिर एग्रीकल्चर में बहुत सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत पड़ेगी अगर हमको इस ग्लोबल पैंडेमिक, ग्लोबल वार्मिंग से निपटना है तो। फिर भाई एनिमल पॉपुलेशन को भी नुकसान होगा, ठीक है। ज्यादा गर्मी अगर ह्यूमंस को प्रॉब्लम दे रही है तो ऑब्वियस सी बात है वो एनिमल्स को भी प्रॉब्लम देगी। हीट वेव बढ़ेगा, फ्लडिंग बढ़ेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे तो रिवर्स में पानी का वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर रिवर्स में पानी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो जब वो हेविली पॉपुलेटेड एरिया से वो रिवर ज्यादा वॉल्यूम के साथ गुजरेगी तो फ्लड कर सकती है, बाढ़ लेके आ सकती है। उस तरीके से हरिकेन्स, टॉर्नेडोज, इस तरीके के इवेंट्स भी आपके बढ़ जाएंगे। तो मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारे फैसेट्स दिखा दिए हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है और वो किस तरीके से ह्यूमन काइंड, एनिमल काइंड और पूरे के पूरे इन्वायरमेंट के लिए खतरनाक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो फ्रेंड्स। मैंने क्लाइमेट और वेदर के बीच के डिफरेंस की वीडियो बता दी है, लिंक नीचे दे रखा है। मैंने ग्रीन हाउस इफेक्ट पे भी वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ मैंने जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं अलग अलग, वो कैसे इफेक्ट करती हैं, उनके सोर्सेज क्या है, उन पे भी मैंने वीडियोस बनाई है। और साथ साथ इन ग्रीन हाउस गैसेस का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या है उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है। सबके लिंक मैंने नीचे दे रखे हैं। अगर मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लग रहे हैं फ्रेंड्स तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और उसको शेयर कर दीजिए। शेयर नहीं भी कर सकते हैं तो लाइक कर दीजिए। उसका रीजन ये होता है कि जो यूट्यूब का एल्गोरिदम होता है वो उन वीडियोस को ज्यादा शेयर करता है जिसपे लाइक, कमेंट्स ज्यादा हैं। तो अगर आप ऐसा कर देंगे, अगर आप कुछ करना चाहें मेरे लिए तो ये कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।